नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी कह चुकी है कि ई टेंडरिंग वापस नहीं होगी। इसी के बीच एक तरफ आज सीएम मनोहर लाल ने जिला परिषद चेयरमैनों के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की है। बैठक में ई टेंडरिंग पर अनौपचारिक तौर पर चर्चा भी की गई, लेकिन मीटिंग शुरू होने से पहले सीएम महिला चेयरमैनों के पतियों को देखकर नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें मीटिंग से बाहर कर दिया। बाद में महिला चेयरपर्सन से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो। इस पर चेयरमैन मना करती हुई वे खुद मीटिंग में शामिल हुई। इस बैठक में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहे। मीटिंग खत्म होते ही पंचायत मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने भी ई टेंडरिंग, महंगाई और तमाम मुद्दों पर विधायक दल की बैठक की है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। बैठक के बाद पार्टी नेता मुहिम राज्यपाल से भी मिलने पहुंचे और उन्हें ई टेंडरिंग और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अब सुनिए बैठक के बाद पंचायत मंत्री ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हमारा हरियाणा प्रदेश के जितने हमारे 22 जिलों के जो जिला प्रधान बने हैं उनसे सबसे मीटिंग की और ये मीटिंगें आने वाले समय में भी 2-3 महीने में होती रहेंगी, जिससे हम हमारे जो पंचायत राज की जो स्ट्रेंथनिंग की बात है फीडबैक लिया गया और उनको और मजबूती के साथ बढ़ा सकें ताकि वो आगे काम कर सके। उसको लेके उनसे फीडबैक लिया गया और विभाग के अधिकारियों के साथ अब दूसरी मीटिंग चली हुई है, उसमें भी अब अधिकारियों के साथ जो हमारे जिला लेवल पे सीओज हैं, हमारे चुने जो प्रधान हैं, उनसे सबसे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाने के लिए आज मीटिंग। और यहां पर यह बैठक की गई, जिसके बाद पंचायत मंत्री ने अपनी बात कही है। बैठक में ई टेंडरिंग का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म रहा। ई टेंडरिंग के मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा की गई, सुझाव दिए गए जिला परिषद चेयरमैन की तरफ से। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, साथ ही साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। यहां पर यह मीटिंग, अहम बैठक यहां पर की गई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली समेत जिला परिषद चेयरमैन की यह बैठक यहां पर थी, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ ई टेंडरिंग मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 9 मार्च को सरपंचों के साथ बैठक होनी है, उससे पहले यह अहम बैठक यहां पर मानी जा रही है, जिसमें खुद सीएम मनोहर लाल मौजूद थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक आज ही हुई है। उसके बाद ज्ञापन सौंपने के लिए राज्यपाल से विधायक मिले हैं। तो ये 2 अहम बैठकें अलग अलग यहां पर देखने को मिली हैं आज। ई टेंडरिंग का मुद्दा प्रदेश में लगातार गरमाया हुआ है। सरपंच अपनी मांगों को लेकर जहां एक तरफ अड़े हुए हैं, वहां सरकार ने भी कह दिया है कि ई टेंडरिंग जो है व्यवस्था वापस नहीं होगी। सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि यह सरकार को वापस लेना ही होगा। बातचीत जो हो रही है उसमें कुछ हल निकल नहीं पा रहा, लेकिन एक बार फिर 9 मार्च को सरकार ने बातचीत के लिए सरपंचों को बुलाया है। अब देखना यह होगा कि क्या 9 मार्च को कुछ हल निकल पाता है या यह मुद्दा, यह मसला ऐसे ही फंसा रहता है। ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है वो प्रदेश में इस वक्त गरमाया हुआ है। इस पर विपक्ष भी जो है तमाम आरोप सरकार पर मढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और ई टेंडरिंग के मुद्दे पर आज कांग्रेस विधायक दल की भी अहम बैठक यहां पर हुई है। उधर सरकार की भी, जिसमें सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद थे, वहां पर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद थे और जिला परिषद चेयरमैन के साथ उन्होंने बैठक की। तो ये 2 अलग अलग बैठकें यहां पर देखने को मिली हैं। अब ये मुद्दा जो है वो ई टेंडरिंग का पूरी तरीके से प्रदेश में गरमाया हुआ है।
और अब इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आप सभी को उनसे रूबरू करवा देते हैं। मेरे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, विजय कौशिक प्रवक्ता कांग्रेस, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, नलिम हुड्डा प्रवक्ता जेजेपी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है मसला में। सबसे पहले मेरा सवाल सत्यव्रत शास्त्री जी है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आज अहम बैठक हुई है जिला परिषद, जो चेयरमैन हैं उनके साथ सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे, पंचायत मंत्री भी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर तो चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ ई टेंडरिंग का मुद्दा भी इस बैठक में यहां पर देखने को मिला। अब जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस बैठक में जो जिला परिषद चेयरमैन है उनकी तरफ से सुझाव दिए गए। हालांकि यह कहा गया कि ई टेंडरिंग का जो व्यवस्था है वो ठीक है, उसकी तारीफ तो की गई, लेकिन साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है सरकार को कि 5 लाख तक तो कम से कम पावर दे दी जाए सरपंच को। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये जो संवाद का, मैं तो पहले से भी कहता हूं, किसी भी चीज का समाधान समझने के लिए, दोनों पक्षों को समझने के लिए संवाद जब चलता है तो वो एक दूसरे की जो गलतफहमियां हैं या जो स्पष्ट नहीं है या जो वास्तव में जो जरूरत है वो चीजें निकलती हैं। इस क्रम में सरपंचों ने बड़ी जल्दबाजी की, क्योंकि पंचायत मंत्री जी ने भी उनको पहले भी नहीं कहा था कि इस विषय पर कैबिनेट का फैसला है तो कैबिनेट के लोग इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, मैं आपकी बात रखूंगा। तो उस क्रम के बावजूद नहीं हुआ, तो चलो फिर आगे बढ़ रही है बात। अब वो पंचायत राज संस्थाएं कैसे मजबूत हो सकती हैं और उनको किस किस प्रकार की चीजें, ये एक ई टेंडरिंग के साथ एक बार 9 मुद्दों को लेकर सरपंच भी इस बात के लिए थे कि हमारी केवल एक बात नहीं है, 9 मुद्दे हमारे यहाँ मांगे हैं। मांगों को भी ठीक से बात समझ पाए और उसमें जो व्यवहारिक हो सकते हैं, जो जरूरी हो सके, उसको करना चाहिए। क्योंकि कई बार किसी विषय का परसेप्शन ऐसा बना दिया जाता है कि ये गलत है, और कभी गलत चीज का ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है कि ये ठीक है। ये सब चीजें जब अनेक जो एंगल है उससे विचार होगा, अनेक लाभान्वित या उससे प्रभावित होने वाले लोग आपस में बैठकर बात करेंगे, तो उसका कोई न कोई रास्ता निकलता है। और रास्ता निकलने के लिए ही सब चीजें आती हैं। समस्या है तो समाधान भी है, और मनुष्य जनित चीज है, सरकार का पैसा है, गांव जनता के ऊपर खर्च होना है, सरकारें और सरपंच तो आते जाते रहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम देश के अंदर खड़ा हो, सब लोग उसको फॉलो करने वाले हों, उनमें जो समय समय पर सब चीजें बदलती भी रहती हैं, कुछ नई चीज आ जाती हैं, कुछ पुरानी हट जाती हैं। ये क्रम सदा ही रहा है, आगे भी ये ऐसा भी नहीं है कि ये कोई फाइनल चीज है, आगे कुछ बदलाव भी नहीं हो सकता। समय के साथ, मनुष्य की अपनी सोच के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। सर विजय कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रवक्ता कांग्रेस हैं आप की जो पार्टी है वो विधायक दल की आपकी तो बैठक हुई है, लेकिन पहले आपसे प्रतिक्रिया मैं ले लूं जो आज जो बैठक सरकार की तरफ से की गई, जिसमें जिला परिषद जो चेयरमैन है वो मौजूद रहे और सीएम मनोहर लाल, साथ ही साथ पंचायत मंत्री भी मौजूद रहे। इसमें सुझाव जो दिया गया है कि भैया 5 लाख तक तो जो सरपंच हैं उनको कम से कम पावर दे दी जाए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो। आपको कृषि बिल याद होंगे किस तरह से केंद्र की तानाशाह सरकार ने कोविड के दौरान ये कृषि बिल पास कर दिए, जिनका विरोध हुआ। हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार करने में हरियाणा सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़कें खोद दी गई, कहीं उनके आगे वो इस तरह की जो सिस्टम है वो किए गए कि वो सड़क क्रॉस ही ना कर सकें। उनके सामने ये कहें कि इन्होंने भाला तक घोप दिए सड़कों में कि भी ताकि उनके ट्रैक्टर या ट्रॉली आए तो सब पंचर होकर वहीं पर रुक जाएं। लाठीचार्ज इन्होंने किया, कोई मौका नहीं चूका इन्होंने किसानों का दमन करने में। और अंत में उसका रिजल्ट क्या रहा? जब किसान डटे रहे तो प्रधानमंत्री जी अचानक से जिन की तरह प्रकट हुए और बोले, भाई मैं ये किसानों को नहीं समझा पाया कृषि बिलों के बारे में, इसलिए मैंने वापस लेता हूं। ये तो इनकी पुरानी आदत है, पहले मारेंगे, पीटेंगे, हर बुरे से बुरा काम करेंगे। ये तो ई टेंडरिंग की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। तो मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं। गाजियाबाद के अंदर एक शमशान घाट की छत गिरी थी, आपको याद हो तो, उसमें कई दर्जन लोग मारे गए थे, निर्दोष बेकसूर।
वो जो ठेका था वो ई टेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा दिया गया था। बाद में जांच में सामने आया उसमें 30% तक का कमीशन खाया गया था। तो कहीं ना कहीं आज भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को लेकर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है हर चीज के ऊपर कि सारा पैसा ये लोग खुद ही खाना चाहते हैं। और जो सरपंच हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ना हो। ठीक, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा विजय जी। ओमकार सिंह से जी एक बार प्रतिक्रिया इस पर ले लेते हैं। ओमकार जी, आज बैठक हुई है, क्या कहेंगे इस पर? चेतन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो मर्जी व्यवस्था लागू करे, ये सरकार का एक अधिकार है, लेकिन वो व्यवस्था कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनको मंजूर तो होनी चाहिए। जबरदस्ती वाला सौदा तो नहीं होना चाहिए। अभी तो खैर ये सुझाव दिया गया, अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, हालांकि 9 मार्च को बात होगी। ई टेंडरिंग पे तो मोहर लगा चुकी है ना सरकार। जी 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 जी, मैं कहता हूँ आप ई टेंडरिंग कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन स्टेक होल्डर्स को राजी तो कीजिए। लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, जब भी स्टेक होल्डर की बात आती है, कुछ शरारती तत्व इनके मायने में उत्पन्न हो जाते हैं जो दूसरे बंदों को भड़काते हैं। हर एक आंदोलन में इस सरकार ने सिर्फ एक ही बात की, कुछ शरारती तत्व इनको भड़का रहे हैं, और जबकि वास्तविकता क्या है? मैं आज की बैठक की बात कर रहा हूं, जो आज बैठक में जिला परिषद चेयरमैन जो है उनकी तरफ से सुझाव दिया गया कि भैया 5 लाख तक तो कम से कम आप कर सकते हैं, ये सुझाव दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर बात नहीं बनती है तो 5 लाख तक ठीक है? चेतन जी, पहले तो ये बताओ, बात तो सरपंचों की है, जिला परिषद के चेयरमैन कहां से आगे बीच में? और जिला परिषद के चेयरमैन कौन कौन से जिले के हैं? जो बीजेपी के होंगे। ये खुद ही अपने चेयरमैनों से 2-4 चेयरमैन होंगे इनके, उनसे इन्होंने आवाज उठा दी कि 2 नहीं 5 लाख कर दिए। अरे भाई, सरपंच जो स्टेक होल्डर है, आप उनसे बातचीत कीजिए। अगर 5 लाख में मान जाते तो हमारे को क्या दिक्कत है, हमारे को कोई एतराज नहीं है। लेकिन चेतन जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस सरकार ने प्रदेश और देश को प्रयोगशाला बना दिया है, और जनता को प्रयोगशाला की वस्तु, एक छोटा सा उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा मैं अपनी। देखिए, नोटबंदी करी इस सरकार ने आते ही, ये जनता पर प्रयोग किया, जीएसटी लागू किया, 1 नेशन 1 टैक्स, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहां है 1 नेशन 1 टैक्स? ठीक है ओमकार जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। नलिम जी, मैं आपसे इस पे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। नलिम हुड्डा जी, देखिए, मैं पिछली भी कई डिबेट्स के अंदर यही मुद्दा जो है वो पीछे काफी टाइम से चल रहा है जी। ई टेंडरिंग कोई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई नई चीज नहीं है। बात है एक्सेप्टेंस की और समझने की, और उसके ऊपर राजनीति ना करने की। एक बड़ी ही अच्छी पहल है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। जो जनता का पैसा है वो किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है और कैसे यूटिलाइज हो रहा है उसको दर्शाने के लिए। आज अगर सरकारी कोई भी बजट है पंचायत से अलग, तो वो ई टेंडरिंग के माध्यम से ही एलोकेट होने का काम होता है। तो मैं अपने, हमारे जो विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं, मैंने पीछे भी कई डिबेट्स में कहा है कि आप लोग बताइए कि क्या विधानसभा सांसद, विधायक, जितने भी जो लोग हैं, काउंसलर्स हैं, क्या ई टेंडरिंग हर जगह खत्म करके और एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के हाथ में पूरी जो उस पैसे की यूटिलाइजेशन है उसको दे देना सही है? ये पैसा आखिरकार किसी का पर्सनल नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। तो उसमें जितनी पारदर्शिता लेके आई जाए, जितनी ट्रांसपेरेंसी सरकार ला सके, उतना हम सब लोगों को मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखा जाता है कि कई बार सिर्फ अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीनों को तलाश करने के लिए ऐसे मुद्दों के ऊपर भी विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनीति करी जाती है जिन पे शायद राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में आज अभी हमारे लोकदल के प्रवक्ता बैठे, उन्होंने कहा कि जिला परिषद का चेयरमैन कौन होता है कहने वाला। अरे, जिला परिषद के चेयरमैन भी उसी चुनावी प्रणाली से, उसी रूरल इंडिया से, उसी ग्रामीणांचल से निकलकर चुनकर उस प्रतिनिधि बने हैं, तो उनका से क्यों नहीं हो सकता? ठीक है नलिम जी, जवाब ले लेंगे उनसे भी। मैं सीधा अब विजय कौशिक के पास आना चाहूंगा। विजय जी, आज कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है। जो हुड्डा जी हैं उनके नेतृत्व में राज्यपाल के पास भी ज्ञापन सौंपा गया है। क्या बैठक में रणनीति बनी है? देखिए, विपक्ष में होने के नाते हमारा दायित्व है कि हरियाणा सरकार की कार्यशैली से जो भी वर्ग परेशान है, चाहे वो पंच हों, सरपंच हों, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हों या कोई भी लोग हों, क्योंकि मौजूदा सरकार जिस तरह की तानाशाही हरियाणा के अंदर थोप रही है, जिस तरह से घोटाले पर घोटाले कर रही है और जांच के नाम पर चंद अधिकारियों को लपेटकर
वो हजारों करोड़ के गबन किए जा रहे हैं, वो पूरा हरियाणा तो देख ही रहा है। विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि अगर सरपंच इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। और मुझे खुशी है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के सभी कांग्रेसीजन एकजुट होकर प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सरपंचों के ऊपर लाठी चलाने वाली ये सरकार आज उनसे बातचीत करने के लिए क्यों मजबूर हुई? क्योंकि सरपंचों ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया गांव में घुसकर दिखाना बीजेपी के लोगों का, तब हम इलाज करेंगे। आज तुम्हारे हाथ में लठ है, कल हमारे हाथ में लठ होगा। तो सिविल वार की स्थिति हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने पैदा कर दी है। और इसके पीछे एक ही मकसद है कि सारा पैसा इनकी जेब में जाना चाहिए, पारदर्शिता के नाम पर भाजपा की जेब में जाना चाहिए। कैसा न्याय है? अगर आपको सरपंच के ऊपर इतना ही भरोसा नहीं है कि वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो ईमानदारी से काम कराएगा, अगर आप में भरोसा नहीं है तो चुनाव भी बंद करा दीजिए ना। सरपंचों की जरूरत ही क्या है मुझे बताइए? अगर एक तरफ तो इन्हें सरपंचों पर भरोसा नहीं है, भाई अगर भरोसा है तो उन्हें जो कह रहे हैं उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। इसमें क्या बात है? जो सरपंच भ्रष्टाचार करे, आपने तमाम एजेंसी बना रखी है, गिरफ्तार कर लीजिए। और मना करता है? कल को हम कहते हैं विधायकों की भी जरूरत क्या है? क्या जरूरत है खट्टर जी की हरियाणा के अंदर? बता दीजिए मुझे। भाई इनकी इतनी तनख्वाहें जो प्रदेश की जनता भर रही है, जो दूसरे काम कर रही है, उसके बावजूद घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, तो इन लोगों की जरूरत क्या है? इस काम को तो IAS IPS बखूबी कर लेंगे। लेकिन एक व्यवस्था जो हमने की है वो ये की है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को समझता है, क्या काम होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। उसे कई बार लोकल लोगों को भी काम दिलाना होता है, बेहतर व्यवस्थाएं बनानी होती है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से जवाब चढ़ा दो। ठीक है, बीजेपी से जवाब लेते हैं। सत्यव्रत जी, क्या कहेंगे आप इन आरोपों पर कि पारदर्शिता के नाम पर अपनी जेब में पैसा जा रहा है? देखिए चेतन, मुझे बड़ी हंसी आती है विजय कौशिक जी के बयानों पर। ये नई पीढ़ी के राजनेता हैं, क्योंकि उम्र के आधार पर माना और देखा जा सकता है, और बात कर रहे हैं ये पिछले 60 के दशक की बात है, जिस समय लोगों को बहकाकर वोट लिए जाते थे। अब विजय कौशिक जी से मेरा आग्रह है कि आज की जनरेशन जो आपको देख रही है आज की डिबेट में, वो जनरेशन, और आपको आज बंद नहीं हो गए इस चैनल की वेबसाइट पर और इसके यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ये आपके स्टेटमेंट सदा रहेंगे। इस बात को भी शायद भूल जाते हो आप कह रहे हैं कि ई टेंडर से एक शमशान घाट की छत गिर गई। भैया, इस देश में कौन से ऐसे काम है जो ई टेंडरिंग से नहीं हो रहे? और बड़े काम तो जो स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के काम है, वो तो सारे ई टेंडरिंग से हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो? कहां लेकर जाना चाहते हो? जब आप जरूरत की बात कहते हो कि इनकी जरूरत क्या है और राज्य सरकारों के भी औचित्य पर प्रश्न उठाते हैं, तब मुझे याद आता है पीछे 80 का दशक जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने जरूरत महसूस की थी कि इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है देश के अंदर। मैं अकेली हूं ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा नारा देखकर उसने देश की पंचायत नहीं, ब्लॉक समिति नहीं, जिला परिषद नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, इस देश की सर, मेरा एक सवाल आपसे यह भी रहेगा कि विपक्ष जो है वो लगातार, और साथ ही साथ सरपंच भी अपनी बात ये कह रहे हैं, हालांकि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठा तो दिया गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 4000 सरपंचों पर जो FIR दर्ज हुई है, अब उसे भी वापस लेने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। क्या वो वापस होंगी? चलते भी रहते हैं, जिन लोगों पर बहुत ज्यादा संगीन आरोप नहीं होते, ऐसे राजनीतिक मुद्दों के अंदर वो आगे चलकर सरकार की ओर से विड्रॉ हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है आज की कांग्रेस की मानसिकता पर, और इन लोग के प्रवक्ता बड़े भाई बहुत समझदार और एक उग्र प्रवक्ता कह सकते हैं इनको, इनकी भाषा से मुझे लगता है कि ये देश को आगे नहीं, देश को पिछली शताब्दियों में ले जाना चाहते हैं। ये सब लोग ईवीएम का विरोध करते थे कि ईवीएम में घोटाला होता है, ईवीएम में घोटाला होता है, और इस ईवीएम के घोटाले पर जवाब ले लेते हैं। ओमकार जी से ही जवाब ले लेते हैं अब इस पर। ओमकार जी से जवाब। ओमकार जी, 2 आपको जवाब देने हैं, और ये जो सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता ने यहां पर सत्यव्रत जी ने जो बात कही है, साथ ही साथ इससे पहले नलिन जी ने जो बात कही थी
कि आप जिला परिषदों की बात कर रहे थे, वो तो उसी व्यवस्था का हिस्सा है, उस पर आप क्यों अलग से बता रहे हैं उन चीजों को? बात तो हो रही सरपंचों की, जिला परिषद मेंबर्स की और जिला परिषद चेयरमैन की बात तो नहीं हो रही ना। क्या सरपंच और जिला परिषद के मेंबर एक ही गिनेंगे आप? करता ही नहीं। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों के अपने अपने लोकतंत्र में महत्व अलग है। और जहां तक पंचायत है, पंचायत लोकतंत्र का सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली मंदिर है। मेरे भाई अभी अपना शास्त्री जी क्या बोल रहे थे कि केस जो दर्ज हुआ है उसको देख के पॉलिटिकल निर्णय होते हैं वापिस ले लिए जाएंगे। आ गई ना वही बात। मैंने क्या बोला था भाई साहब आपको? मैंने बोला था चेतन जी कि ये सरकार प्रयोग कर रही है, यही तो बोला था ना। ये अपने आप से कबूल गए कि वो पर्चे वापिस हो जाएंगे। और दूसरा, मेरे भाई नलिन हुड्डा है, छोटी उम्र के हैं, ज्यादा जोश है इनमें। ये क्या बोल रहे थे, इनकी बात भी सुन लीजिए। ये वही देवेंद्र बबली है जो कह रहा था किसान आंदोलन में गांव में जाने के लिए हमारे को लोहे के कच्छा बनान, हिंदी में बोल रहा हूं, लोहे के अंडरवियर सिलवाने पड़ेंगे। और अभी अभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इनके सुप्रीमो है, उनकी तो इज्जत करते ही होंगे। वो क्या करते, देवेंद्र बबली पागल पागल बोला उसको। मतलब इनको कहीं ना कहीं ये डर तो सता रहा कि आने वाले समय में इनका हाल क्या होगा। और ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, मैं कहता हूं आप ई टेंडरिंग लागू कीजिए, लेकिन स्टेक होल्डर सरपंचों को या तो समझाइए या उनकी बात मान लीजिए। और ट्रांसपेरेंसी की जहां तक बात की जाती है, 8.5 साल से प्रदेश में इन्हीं की सरकार है, क्या अभी तक ट्रांसपेरेंसी नहीं मानते थे? और क्या ई टेंडरिंग के बगैर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती? ट्रांसपेरेंसी वहां पे भी होती है, लेकिन दिक्कत क्या है इनको, बीजेपी को मैं बताना चाहता हूं। ये ई टेंडरिंग के माध्यम से सिस्टम सेंट्रलाइज करके सारे का सारे टेंडरों पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, याशी कंसल्टेंसी को पूरे हरियाणा में 6 भागों में बांट दिया गया। गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, करनाल, सारे के सारे टेंडर याशी कंसल्टेंसी को दे दिए। प्रॉपर्टी आईडी के 160 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी, पेमेंट भी कर दी, सारी की सारी प्रॉपर्टी आईडी गर्ल्स। ये ई टेंडरिंग का लाभ भी है। मैं कहता हूं लागू कीजिए आप कम से कम सरपंचों को समझाइए। और एक बात जरूर बता दीजिए, क्या ई टेंडरिंग के बगैर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता? नकारा है आपकी सरकार, ई टेंडरिंग के बगैर भी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, आपकी नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए। नलिन जी क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस और लोकदल के प्रवक्ताओं की बातें सुनी और मैं बड़ा हैरत में हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो खैर मोड ही डिबेट का कोई दूसरी तरफ चेंज कर दिया, मैं उनकी बातों पे आऊंगा। पहले लोकदल के जो हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनकी बात का जवाब दे दूं कि ई टेंडरिंग की जरूरत आज पूरा प्रदेश महसूस कर रहा है। ई टेंडरिंग जनता के पैसे का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, तो इसके ऊपर कोई भी विचार करने की और आप सब लोगों को भी इसमें साथ आना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। कह रहे थे कि 8 साल से क्यों नहीं करा, जो अच्छा फैसला। आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा नलिन जी। जी, ये आपने बात कही कि ई टेंडरिंग का मुद्दा जो आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ विधायक जो हैं वो आपकी तरफ से भी हैं, आपकी पार्टी के, वो सरपंचों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि बड़प्पन दिखाना चाहिए सरकार को। ये जुलाना से विधायक हैं अमरजीत ढांडा जी, वो कह रहे हैं कि सरपंचों का वो समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए। मैं आपकी बात को समझ गया, मैं उसको करेक्ट भी कर दूं। ये पूरा एग्जैक्ट मुद्दा ये नहीं है। ये बात आई थी कि जो 2 लाख की जो राशि का जो बफर है, जो विंडो है, उसको बढ़ा के कहीं ना कहीं सरपंचों की मांग को 5 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। तो वो अंडर कंसिडरेशन बात रखी गई थी कि जब इस तरह की जो वार्तालाप और जो चर्चा शुरू होगी तो उसके अंदर इसको कंसिडरेशन में ले लेना चाहिए और इस मांग को मांग लेना चाहिए। एक सीधी सी बात है, ई टेंडरिंग का प्रोसीजर सीधा सीधा जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बढ़ावा देता है। अभी विजय कौशिक जी ने एक बात कही और मैं बहुत हैरान हुआ उनके स्टेटमेंट से। उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि ई टेंडरिंग खराब है क्योंकि कई बार लोकल लोगों को भी काम देना पड़ता है। ये लोकल लोगों को काम देना पड़ता है का क्या मतलब है? ये कांग्रेस के टाइम पे जो चलन होता था कि मन मर्जी किसी को काम दे दो, मन मर्जी किसी को पैसा अलॉट कर दो, इसी चीज के ऊपर रोक लगाने के लिए ये ई टेंडरिंग का प्रोसीजर जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने मन मुताबिक किसी को काम ना दे दे और क्रेडिबिलिटी के आधार पे, जरूरत के आधार पे और उसके बैकग्राउंड के आधार पे उसको काम मिले, ताकि लोगों की सहूलियत में और लोगों के बेनिफिट में वो काम दर्शाया जाए। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते? जी बोलिए विजय जी। और वो आप रिपीट करिएगा वो इनकी स्टेटमेंट जो इन्होंने कहा कि सारे सरपंचों की इनडायरेक्ट वे में पावर्स खत्म करके अपनी जेबें भरना चाहती है सरकार।
इनकी तानाशाही वाली सरकार है, हर सिस्टम पर नियंत्रण करना चाहती है। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी फरीदाबाद में, क्या उसमें टेंडरिंग नहीं थी, क्या नहीं था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ कि उन हजारों करोड़ का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो तो भला हो आप जैसे मीडिया के लोगों का जो इनके घोटालों को बाहर निकाल कर लाते हैं, वरना ये तो आज ही मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उनमें इन्हें मुकदमे दर्ज करने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सरपंचों पर इतना भी भरोसा नहीं है, आप उन्हें भ्रष्ट और बेईमान समझते हैं हरियाणा के सरपंचों को, तो भैया उन्हें फांसी दे दो। जल्दी से एक एक रिएक्शन में सत्यव्रत से लेना चाहूंगा। 9 तारीख को समय दिया गया है सरपंचों को बातचीत के लिए, क्या कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है या फिर मांगे नहीं पूरी होती हैं? तो मुझे लगता है संवाद सबका हल है, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री, पंचायत प्रतिनिधियों से ऑफिसर। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो ये पूरा जो मसला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि 9 मार्च को क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।